नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और शुरुआत यहां पर गुआर के साथ कर लेते हैं, जहां पर पिछले हफ्ते तेजी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली अब यहां पर दर्ज होने लगी है। आज का दिन देखें तो यहां पर गिरावट के साथ कारोबार है। हमारे साथ एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा जुड़ चुके हैं। पुखराज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और 2 अक्टूबर बेसिकली गुआर डे के हिसाब से काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश हो गया और कल भी मैंने ब्रीफली ही ज्वाइन किया लेकिन आपके वेबिनार में, लेकिन मैं सुन रही थी वो टेक्निकल और फंडामेंटल जो वहाँ पर चल रहे थे। क्या कुछ निकल के आया, कैसे आप देखते हैं ओवरऑल गुआर एज अ पिक्चर को ना लेकर, बुआई के नंबर्स, फंडामेंटल्स, और आपको क्या लगता है अब यहाँ से प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं? देखिए मनीषा जी, कल जो सबसे चर्चा हुई और जिस तरह की राय सबकी निकल के आई, उसके हिसाब से जो फसल का अनुमान लगाया गया था वो करीब 70 लाख बोरी का अनुमान लगाया गया जी। और जहाँ तक भावों की बात है, लगभग सभी फंडामेंटल्स में ये राय जाहिर थी कि 5500 रुपए के नीचे इस बार गवार नहीं जाएगा और ऊपर में 6000-6200 रुपए तक ये गवार के भाव बनेंगे और पूरे साल इसी रेंज में रहना चाहिए। पर साथ में ये ताकीद भी सबकी थी कि बीच बीच में इसकी समीक्षा होनी जरूरी है, क्योंकि जो वायदा का वॉल्यूम कम है या दूसरी किसी तरह की घटनाएं होती है तो उसे देख के फिर वापस उस मानक को परिवर्तन करना है। तो ये एक था कि 70 लाख की फसल लगभग और 5500 से 62 तक के भाव लगभग। जी मनीषा जी। पुखराज जी, साथ ही साथ अगर यहाँ पर गुआर गम की बात की जाए तो यहाँ पर क्या सेंस निकल के आई है, चाहे वो एक्सपोर्ट्स को लेकर है या फिर डोमेस्टिक डिमांड? देखिए, गुआर के हिसाब से ही गम का चलेगा और जहाँ तक डिमांड की बात है, इस साल जो गया साल है लगातार डिमांड अच्छी रही है। मतलब 26,000-28,000 टन लगभग हर मंथ डिमांड रही है और ये पूरे साल का जहाँ तक है 3,15,000 से 3,16,000 टन एक्सपोर्ट और घरेलू खपत का अनुमान लगाया गया है, जो कि एक बहुत अच्छा आंकड़ा कहा जा सकता है। तो इसी तरह का अनुमान इस साल में है कि इस साल भी लगभग उसी तरह से ग्वार का गम का एक्सपोर्ट होगा और उसी हिसाब से ये बाजार रहेगा। अगर उसी तरह का एक्सपोर्ट रहता है और जिस तरह की फसल है तो उससे निश्चित रूप से भाव घटने नहीं चाहिए, बढ़ेंगे। हालांकि अभी आज गम है वो नीचे 4% के आसपास चल रहा है और गवार 2.5% के आसपास घटा हुआ है। फिर भी जो फसल है और जो फंडामेंटल है वो ये बोल रहा है कि इसके अंदर मंदी नहीं है ज्यादा अब। जी हाँ, अगर पिछले 5 हफ्तों के चार्ट निकाल के देखे जाएं तो यहाँ पर लगातार तेजी थी। 5 हफ्तों की तेजी के बाद ही कुछ बहुत गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। पुखराज जी, एक चीज हम लगातार यहाँ पर डिस्कस भी करते रहे हैं और वो ये है कि अगर इंटरेस्ट आता है लोगों का तो फिर यहाँ पर ये बढ़ता है। सेंटिमेंट काफी बड़ी चीज मानी जाती है क्रॉस एग्रीकल्चर कमोडिटीज, स्पेशली गुआर। यहाँ पर आगे जाकर किस तरह के ट्रेंड्स? जी देखिए मनीषा जी, जहाँ तक पिछले साल के ट्रेंड की बात हम करें तो पिछले साल एक चीज हुई थी, इसके अंदर नए स्टोकिस्ट नहीं आए थे और नए स्टोकिस्टों की जगह जो रुझान था वो सारा शेयर मार्केट की तरफ चला गया। यानी पैसा टर्न हुआ है शेयर मार्केट की तरफ। एग्री मार्केट के अंदर न तो नया पैसा आ रहा है और जो पैसा था वो भी चला गया। तो इस साल उम्मीद करते हैं कि एग्री मार्केट के अंदर जैसे ग्वार में है स्टोकिस्ट आते हैं हर साल, उसी तरह से इस बार भी ग्वार में स्टोकिस्ट आएंगे और स्टोकिस्ट के साथ ही ये रिएक्शन करेगा। पिछले साल जो रिएक्शन नहीं आया फसल कम होने के बावजूद, उसकी मुख्य वजह यही थी कि स्टॉकिस्ट तो आए नहीं, उल्टा ये हुआ कि जो गोडाउनों में स्टॉक पड़ा था वो ग्वार निकलकर बाहर आ गया। मनीषा जी। पुखराज जी, एक फाइनल सवाल, और अगर बारिश की बात की जाए तो पिछले 4 सालों में सबसे बेहतरीन बारिश इस साल में देखने को मिली है, 8% अबव नॉर्मल। उसके बावजूद उसका तो वो इम्पैक्ट हमने गुआर में आता हुआ देखा है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की बढ़त है, आप कहेंगे वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के बेसिस पर है? ये जो देखिए बारिश तो 156% हुई है राजस्थान के अंदर, जो बहुत अच्छी कहा जा सकती है और बहुत अच्छी बारिश रही है। पर बारिश होने के साथ साथ कुछ जगह पे एक तो फंगस की ये बीमारियां लगी है और कुछ जगह फसलें सूख गई है। कई बार ऐसा होता है कि अच्छी बारिश के बावजूद भी फसलों के अंदर वो दिखाई नहीं पड़ता है जो बारिश के अनुसार, मौसम के अनुसार दिखाई पड़ना चाहिए। तो वही इस साल हुआ है। तो बड़ी बारिश के बावजूद भी फसल उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी बड़ी हम पहले कल्पना कर रहे थे या बिजाई की कल्पना कर रहे थे मनीषा जी। ओह एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा कि पिछले साल का गुआर या अंदर पड़ा हुआ गुआर भी यहाँ पर बाहर निकला है और जिस तरह की बिजाई है 70 लाख बोरी की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है, तो एक सपोर्ट यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। और जैसे पुखराज जी ने हमें बताया कि जो गुआर डे में से जो फंडामेंटल टेक्निकल की जो बातें निकल के आई हैं उस लिहाज से सपोर्ट रह सकता है। 70 लाख बोरी की फसल है, 55 से 6200 के बीच में यहाँ पर गुआर सीड के प्राइसेस आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। पुखराज जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उसका एक
एक समराइज भी करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर मसालों की कर लेते हैं, जहाँ पर भी अच्छी खासी उठापटक है। हमारे साथ राजगौर स्पाइसेस के ओनर धनंजय राजगौर हैं। धनंजय जी नमस्कार। और शुरुआत यहाँ पर जीरे के साथ कर लेते हैं। कुछ बहुत मोमेंटम यहाँ पर स्लो होता हुआ नजर आया है, फेस्टिवल डिमांड है, आगे जाकर कैसे देखते हैं आप नंबर्स? मनीषा जी, जीरे के अंदर बात करें तो पिछले एक महीने में जीरा देखने जाए तो किलो में 20 से 25 रुपए की तेजी आई है। और इस साल जीरे का क्रॉप बहुत ही अच्छा था, शानदार था लास्ट ईयर के कंपेयर में। तो जैसे डिमांड निकलती है तो जीरे में प्राइस थोड़ा अप आता है, 1%, 2%, 3% तक। लेकिन जैसे ही प्राइस अप होता है तो डिमांड आ जाती है, तो वापस वो जहां था वहां पर आके रुक जाता है। और दूसरी बात करें तो इस साल चाइना का हमको डर था, टर्की सीरिया का डर था कि इंपोर्ट जीरा बहुत काफी मात्रा में आएगा। लेकिन वो क्रॉप अच्छा था, लेकिन उनके इल्ड थोड़ा कम होने के हिसाब से वो थोड़ा क्रॉप कम आया। तो वो हिसाब से हमको जो प्रॉब्लम्स आने वाले थे, जो लास्ट ईयर हमको आए थे कंपटीशन के रेट के, वो इंडिया का जीरा अभी भी सस्ता है कंपेयर टू अदर कंट्री। तो एक्सपोर्ट इंडिया से ही हो रहा है, उसमें हमें कंपटीशन नड़ नहीं रही है। अब यहाँ से आगे जाकर डिमांड कैसी देखते हैं आप धनंजय जी, और साथ ही साथ प्राइसेस की क्या रेंज रह सकती है आगे? मनीषा जी, इसी महीने में दिवाली आए हैं 25 तारीख के बाद, तो 15 से 20 दिन अभी भी ग्राहकी रहेगी, डोमेस्टिक बहुत अच्छी रहेगी। और इस साल लोग जैसा चाहिए वैसे ही खरीदी कर रहे हैं, जो स्टॉक नहीं करे, क्योंकि लास्ट ईयर उनको बहुत मार गिरी थी। इसके लिए हैंड टू माउथ सब कंपनियां ले रही है। दिवाली के बाद जो नवंबर का महीना आएगा, नवंबर दिसंबर का, वहां फिर बिजाई कैसे होती है, किसान किस तरह की बिजाई करते हैं, उसके ऊपर आगे का माहौल बनेगा, क्लाइमेट कैसा है वो हिसाब से। तब तक मुझे लग रहा है कि इस रेट, अभी जो रेट चल रहा है जीरे का 26,000 के आसपास, वो 25,500 के नीचे जाना नहीं चाहिए। और अगर डिमांड ज्यादा निकलती है एक्सपोर्ट की और लोकल की, तो 28,000 के आसपास जाकर रुक जाएगा। ओवरऑल मसालों का एज ऑफ नाउ बिजनेस कैसा है धनंजय जी? क्या दिवाली की मांग, जैसे आपने कहा कि अगले 15-20 दिनों में मैक्सिमम निकलती हुई नजर आएगी, तो किस तरह के नंबर्स ट्रेडर्स, ट्रेडिंग कम्युनिटी एक्सपेक्ट कर रही है इस बार पिछले साल के मुकाबले? बहुत ही बेहतरीन गिराकी इस साल लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो इस साल गिराकी अच्छी है। देखो, फेस्टिवल भी इस साल ज्यादा लोग मना रहे। हमने देखा गणेश फेस्टिवल भी इस साल कितने लोग मनाया, एकदम बढ़िया। और दिवाली की गिराकी लोगों ने गणेश फेस्टिवल से ही खरीदी करना शुरू कर दी थी। और पितृपक्ष या ऐसा अभी कुछ लोग पहले मानते थे कि इसमें खरीदी नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग पेट भर के खरीदी कर रहे हैं इस टाइम में भी। और आगे जाके लग रहा है कि गिराकी और अच्छी बनने वाली है मैम। तो बाकी मसालों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर किस तरह के ट्रेंड्स हैं धनंजय जी, जो आप यहाँ पर बॉम्बे में, नवी मुंबई में देख रहे हैं, जिस तरह से आपके यहाँ पर लेवाल है? यहाँ पर सारी चीजें में अभी फिलहाल ड्राई फ्रूट में गिराकी अच्छी है। फिर लहसुन, जैसे कि गार्लिक मार्केट आपने देखा, गार्लिक में भी मार्केट कहाँ की कहाँ पहुंच गई। मखाने की बात करें तो उसमें भी 300-400 रुपए की तेजी आ गई। सभी आइटम अभी बराबर अच्छी अच्छी चल रही है और ग्राहकी सब जगह बहुत सही है। तो वो हिसाब से मंदी कोई दिख नहीं दी मैम। राइट, तो मंदी एज ऑफ नाउ यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ यहाँ पर श्री फलोदी ट्रेडर्स के ओनर महावीर गुप्ता जी भी हैं। महावीर जी नमस्कार, आप कैसे देखते हैं बाजार को? नमस्कार। अभी जो डिमांड की बात जो कर रहे हैं, मसालों में बहुत अच्छी डिमांड है, क्योंकि दीपावली फेस्टिवल सीजन है, आगे क्रिसमस और न्यू ईयर की जो हॉलीडेज आ रही है उसके अकॉर्डिंग अभी सब कुछ चल रहा है। तो सभी में, जैसे हमने धनिया में देखा कि अभी अभी जस्ट 15 दिन से थोड़ी सी डिमांड चालू हुई है उसमें। जीरा बहुत अच्छा चल रहा है, जीरे की डिमांड अच्छी है, जीरे की कंजप्शन और एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। लेकिन धनिया की जहां तक बात करें तो धनिया में अभी वैसी ग्राहकी नहीं निकली है जो हम सोच रहे थे, जिस हिसाब से धनिया का आना चाहिए था, क्योंकि अभी सभी जगह स्टॉक बहुत अच्छी मात्रा में है। तो अभी उठाव इतना मुश्किल लग रहा है। लेकिन जो ये फ्लक्चुएशन आ रहा है, थोड़ा सा 4-5 रुपए किलो बढ़ता है तो थोड़ी सी डिमांड अच्छी हो जाती है, या यूं कहे डिमांड आती है तो 4-5 रुपए किलो बढ़ जाता है। मांग अच्छी है, ये आप दोनों ने ही हमें यहाँ पर बताया। और धनिया ज़्यादा यहाँ पर नैरो रेंज में है। हल्दी की बात की जाए, जीरा की बात की जाए तो यहाँ पर उठापटक ज़्यादा है। लेकिन अगर धनिये में रेंज की यहाँ पर बात करें, प्राइसेस की एक सेंस लेनी हो तो क्या बनेगी? प्राइजेस में ज्यादा कुछ धनिया में दिखता नहीं है। वैसे सेंटिमेंट इसका बनेगा बुआई पर, जो अक्टूबर में स्टार्ट होगी। अक्टूबर से लेकर नवंबर में इसकी बुआई चलती है और दिसंबर तक भी होती है। बारिश बहुत बढ़िया है इस साल। गुजरात में हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा स्कोप है इसकी बुआई का। लेकिन राजस्थान एमपी में भी इतना ज्यादा ध्यान इस पर नहीं है, क्योंकि यहाँ चने के भाव बहुत अच्छे हैं और दूसरी चीज से यहाँ सरसों का भी अच्छा है। तो हम सोच रहे हैं जो लास्ट ईयर था उतना ही पैदावार यहाँ आएगी या उतनी बुआई होगी।
लेकिन गुजरात थोड़ा बहुत प्लस जाएगा। उस सब सेंटिमेंट के हिसाब से इसका भाव तय होगा, लेकिन मुझे अभी इसमें 5 रुपए से ज्यादा तेजी या 5 रुपए से ज्यादा मंदी नजर नहीं आती। मतलब स्टेबल मार्केट रहेगा ये दीपावली के बाद तक भी। ओके, तो ±5% जैसा है स्टेबल मार्केट यहाँ पर धनिया में रहने की एक्सपेक्टेशन है। बुआई के नंबर्स के बाद ऑफ कोर्स किस तरह की बुआई होती है, अक्टूबर नवंबर कैसा नजर आता है, उसके ऊपर यहाँ पर प्राइसेस देखने को मिलेंगे। धनंजय जी, अगर यहाँ पर हल्दी की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरह के ट्रेंड्स हैं? हल्दी में पिछले 15-20 दिन पहले बारिश बहुत अच्छी गिरी है, तो वो हिसाब से नुकसान है, और वो नुकसान का कितना परसेंट रिजल्ट आ रहा है तो वो उसके बाद का आगे का पता चलेगा, क्योंकि उसके बाद ही तेजी मंदी। लेकिन हल्दी में भी मैं मनीषा जी ऐसा लग रहा है कि अभी जो मार्केट में रेट चल रहे हैं उससे हल्दी 5 से 10 रुपया ही घट सकती है, और मैक्सिमम 20 से 25 रुपए बढ़ सकती है। घटने की संभावना कम है, बढ़ने की संभावना 15, 20, 25 रुपए की है अभी भी। ओके, तो जहां तक धनिये की बात है रेंज बाउंड ट्रेंड है। जीरा तेजी दिखा सकता है, हल्दी अच्छी खासी तेजी दिखा सकता है। जहां तक ड्राई फ्रूट्स है, गार्लिक है, मखाने हैं, यहाँ पर ऑफ कोर्स प्राइसेस अच्छे खासे ऑलरेडी बढ़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन वॉल्यूम भी उसके साथ साथ अच्छी है क्योंकि खरीदार यहाँ पर ज़्यादा हैं। बहुत शुक्रिया धनंजय जी आपका, और आपका भी यहाँ पर महावीर जी साथ जुड़ने के लिए और तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स को, अपने साथ लेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। स्वागत है, और हमारे साथ अब बन रहे हैं मोतीलाल ओसवाल से नवनीत दमानी और गंगानगर कमोडिटी से अमित खरे। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। और कच्चे तेल से यहाँ पर शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि अच्छी खासी तेजी यहाँ पर एज अ नीजोक रिएक्शन हमने आते हुए देखी थी नवनीत, लेकिन 75 पर अब ये यहाँ पर स्थिर है। क्या बाजार को इंतजार है कि कुछ और डेवलपमेंट होगी? डॉलर इंडेक्स में ऑफकोर्स तेजी देखने को मिली 101 के ऊपर के, वहाँ किस तरह है उसका भी कुछ प्रेशर यहाँ पर कमोडिटीज में आया। अब यहाँ से क्या वॉच करेंगे आप क्रूड के लिए? हमेशा एक इवेंट ड्रिवन है क्रूड ऑयल का जो भी मूवमेंट हम देख रहे हैं, और लास्ट 3 दिनों में एक्चुअली करीब 7 से 8% की बढ़त हमको निचले लेवल से देखने मिल गई है। तो ये इवेंट किस तरह से अनफोल्ड करना होगा ये एनीबडीज गेस है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव वे में कंटिन्यू रह सकता है। आज के सत्र में भी हमने नीचे के लेवल से अच्छी बाइंग आते हुए देखा है, और 6150 6170 तक के लेवल जैसे लग रहा है कि पूरा करके ही ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स होता हुआ नजर आएगा। तो बाय ऑन डिप की रणनीति रहेगी, 6020 के आसपास मिले तो बाय किया जा सकता है। 5950 का आप स्टॉप लगाए 6170 का टारगेट के लिए। कॉमिक्स पे भी ऐसा लग रहा है कि करीब करीब यहाँ से $2 से $2.5 की बढ़त पॉसिबली 75 तक ले जा सकती है प्राइसेस को। वहां पर एक रेजिस्टेंस है, उससे पहले कोई भी ऐसा ट्रेंड नहीं है जो इस करंट अंडरलाइंग मोमेंटम को रोके। ऑलराइट, तो वो कच्चा तेल आपके सामने है, ऑलमोस्ट 2% की तेजी यहाँ पर आज भी है, और यहाँ पर बेच के काम नहीं करना है। अगर आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो खरीदारी करके यहाँ पर काम करना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट्स में जिस तरह के क्यूज हैं वो ऑफ कोर्स कच्चे तेल के लिए नियर टर्म के लिए सपोर्टिव हैं। साथ ही नवनीत, अगर नेचुरल गैस को देखें तो क्या राय है? यहाँ पर ये एक फंसता हुआ नजर आया है। यूएस में ऑफ कोर्स डिमांड यहाँ पर थोड़ी सी गिरी है, और जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं उसका कोई बहुत बड़ा फायदा गैस को नहीं मिला। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो जिस तरह से क्रूड, गोल्ड, सिल्वर बाकी कमोडिटीज को इम्पैक्ट किया, वो उसका खास इम्पैक्ट नेचुरल गैस प्राइसेस में आता नहीं है। एंड एक और रीजन है कि बिकॉज वी आर विटनेसिंग द विंटर सीजन, अभी हम विंटर सीजन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो एक अलग ही जोन में नेचुरल गैस प्राइस रिएक्शन आते हैं। मेरा मानना यह है कि नेचुरल गैस अंडरलाइंग टोन थोड़ा सा बुलिश बायस के साथ ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव ट्रिगर आता है तो प्राइसेस को 260 265 तक भी ले सकता है। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन जरूरी है, बिकॉज हमने 210 से 240 तक नॉन स्टॉप प्राइसेस मूवमेंट आते हुए देखा, तो ये कंसोलिडेशन फेज से ट्रीट करूंगा। बट ओवरऑल लार्जर ट्रेंड थोड़ा सा बुलिश बायस के साथ ही है, 260 265 इनएविटेबल लग रहा है। ओके, सो तेजी यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी मार्केट में है। एक बात यहाँ पर मेटल्स की करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी तेजी के साथ कारोबार है। नवनीत, जिस तरह का रनअप हमने यहाँ पर स्टील, आयरन ओर में आता हुआ देखा, इवन कॉपर फॉर दैट मैटर 11 हफ्ते के हाइज पर है। एल्यूमिनियम, जिंक में यहाँ पर तेजी बरकरार है। यहाँ पर क्या करना चाहेंगे? जनरली वॉर रिलेटेड न्यूज के बाद में हमको एक नीजक रिएक्शन नेगेटिव देखने मिलता है मेटल्स में। एंड जब हम 100 रुपए के लेवल से 102 रुपए के लेवल तक डॉलर इंडेक्स को जाते हुए देखे, तो वो भी एक नेगेटिव रिएक्शन होना चाहिए। बट दिस टाइम अराउंड मेटल्स एंड गोल्ड एंड सिल्वर एंड क्रूड ऑल आर गोइंग हैंड इन हैंड। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेटल्स की जो रैली है ये थोड़ी सी ओवरबॉट या थोड़ी सी क्वेश्चनेबल हो जाएगी अगले 1-2 दिनों में। 868-65 के बीच में मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉपर पॉज ले लेगा, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल नहीं है लॉन्ग जाने के लिए। जिंक एक ऐसा कमोडिटी है जो बहुत अच्छा रनअप दिखा चुका है, करीब करीब 10 से 12% का रनअप हमने लास्ट 1 महीने के अंदर देखा। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी थोड़ा बहुत एक एग्जॉशन पॉइंट या एक कॉशियस पॉइंट आ गया है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा एक डिप का वेट करना चाहिए।
तो जब तक ये सारे 290 के लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस आपको जिंक में भी देखने मिल सकता है। तो जब तक ये 2 से 4% का करेक्शन इन सब मेटल्स में नहीं आता, यहाँ पर मैं बाय करके नहीं चलना चाहूंगा। विल बी कॉशियस, थोड़ा सा डिप का वेट कर। अमित, आप कैसे देखेंगे ओवरऑल मेटल सेक्टर को? आपको भी लगता है डिप्स पे ही खरीदारी करनी चाहिए या यहाँ से तेजी और बरकरार रह सकती है? बेस मेटल की बात कर रहे हैं। जी, बेस मेटल में बिल्कुल खरीदारी करके ही चलना चाहिए। इस पर देखा जाए चार्ट तो जिंक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस इस बार किया है। पहले जिंक पीछे चल रहा था और अब लगभग सबसे आगे निकल चुका है तेजी के मामले में। अभी 286 के आसपास भाव है, यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। 283 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। मेरे को लगता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 292 तक के टारगेट अक्टूबर वाला जिंक में देखने को मिल सकते हैं। वहीं कॉपर की अगर मैं बात करूं तो 856 के आसपास इसमें भी खरीदारी करके चलनी चाहिए। 853 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 865 तक के टारगेट कॉपर में भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, तो ये एक सेक्टर है जहां पर खरीदारी में आपको बने रहना है। कुछ मुनाफा वसूली लेकिन सोने चांदी में देखने को मिली है। नवनीत, यहाँ पर क्या राय है? वेल, गोल्ड प्राइसेस तो एक बहुत मेजर रिएक्शन दिए वॉर रिलेटेड न्यूज के बाद में, बट उसके बाद लास्ट हम अगर 24 घंटे देखें तो जहां पे साइडलाइन में वॉर चलता जा रहा है, गोल्ड प्राइसेस में थोड़ा बहुत जो गेन्स है वो कैप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट एक हाई जो अगले 2-4 महीने के लिए वो बन चुका है शायद। एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा एस्केलेशन नहीं आ जाता है वॉर में, तो मुझे लगता है प्राइसेस यहाँ से कूल ऑफ या कंसोलिडेशन जोन में जाने चाहिए। तो मेरा बायस थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे है एंड यहाँ पे एक कूल ऑफ का एक्सपेक्टेशन या वेट करना चाहूंगा। अब वो कूल ऑफ $50-60 का होगा कि $100-150 का होगा, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बट लार्जली अगर प्राइसेस फिर से 76,900 के आसपास मिलते हैं तो सेल करके चला जा सकता है। 76,400 आपका स्टॉप होगा। नीचे में आपको 75,000 के नीचे के भाव देखने मिल सकते हैं। चांदी की जो चाल है वो प्रीटी मच बेस मेटल के साथ चल रही है और यहाँ पर जब 90 to 200 का स्तर निकलेगा चांदी में, तभी ही एक बड़ी तेजी शुरू होगी जो कि प्राइसेस को 2-2,500 पॉइंट ऊपर ले जा सकेगी। अदरवाइज यहाँ पे एक कंसोलिडेशन में फंस जाएगा चांदी। ना बाय का सेल रहा है स्टांस, ना सेल का स्टांस है इसमें। एक ब्रेकडाउन 9500 के नीचे होगा या एक ब्रेकआउट 92-200 के ऊपर का, तब तक ये जोन में 1400-1500 रुपए में आप चांदी से दूर रह सकते। ऑलराइट, तो सोने में बेच के काम करना है और चांदी से फिलहाल थोड़ी दूरी बढ़ाई जा सकती है। अमित, अगर एग्रीकल्चर एज अ स्पेस को देखें तो ऑफकोर्स हम मसालों पे, गुआर पे बात कर रहे थे, जहां पर ट्रेड का मानना है कि कुछ तेजी बनते हुए नजर आ सकती है, स्पेशली गुआर में। गुआर को अब लेकर आपकी क्या सेंस है? और में देखा जाए तो जिस तरीके की अभी कल हमारा वेबिनार में डिस्कशन हुआ वायदा एथनिक ग्रुप का, तो उसमें देखा जाए तो ओवरऑल जो रेंज निकल के आई वो नीचे में 5250-5300 से लेके ऊपर में 6200 की रेंज है। ओवरऑल फसल देखा जाए तो पिछले साल से थोड़ा सा बढ़ के ही जो है सभी का अनुमान आया है। ट्रेडिंग रेंज की लिहाज से अगर देखा जाए तो अभी लगभग 3% के आसपास ग्वारशीट माइनस है और गम लगभग 4% के आसपास माइनस है। अगर मैं नवंबर वायदा ग्वारशीट की बात करूं तो मेरे को लगता है 5550-5500 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं तो वो काफी अच्छे खरीदारी के भाव रहेंगे। वहां से 5450 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर मेरे को लगता है 5800 तक के टारगेट ग्वारशीट में देखने को मिल सकते हैं। जी जी। साथ ही साथ कॉटन में अब क्या करने की राय है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अभी भी इस फर्म फूटिंग पर यहाँ कारोबार है? कॉटन अभी मेरे पास सामने जो कपास का चार्ट लगा हुआ है, क्योंकि कॉटन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी लिक्विड थोड़ा सा कम है, तो कपास जैसा कि स्क्रीन पे मेरे को लगा है 1587-89 के आसपास अभी भाव चल रहा है। तो ये एक अच्छे ब्रेकआउट के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो मेरे को लगता है यहाँ से इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। पोजिशनल ट्रेड ये मेरा रहेगा। 1550 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर मेरे को लगता है 1700 के आसपास के भाव NCDX कपास वायदा में देखने को मिल सकते हैं। पूरे इस साल में हमें तो अगर हम मसालों की बात करें तो जीरे और हल्दी में खरीदारी की राय मिलती रही। धनिया ऑफ कोर्स काफी फ्लैट के तरीके से यहाँ पर कारोबार किया है। अब क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, खरीदारी भी शायद देखने को मिलेगी। अगर तो एक नियर टर्म पोजिशनल कॉल लेनी हो स्पाइसेस में तो क्या है? स्पाइसेस में देखा जाए तो सबसे वीक काउंटर धनिया ही रहा है इस बार, क्योंकि धनिया बाकी दोनों आइटम ने काफी अच्छा मोमेंटम पिछले 1-2 सालों में किया हुआ है, लेकिन धनिया लैगिंग रहा है। अभी भी चार्ट पे ये थोड़ा सा बीरेस ही दिखाई दे रहा है। 7260-70 के आसपास का भाव है। मेरे को लगता है इसमें बिकवाली का ही ट्रेड लेके चलना चाहिए। 7300 के आसपास करंट वायदा धनिया में बिकवाली करके चलनी चाहिए। 7000 के आसपास के टारगेट मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म में इसमें देखने को मिल सकते हैं। 7500 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। TMC में भी देखा जाए तो एक अच्छी तेजी 20,000 के आसपास की इसमें देखने को मिली, लेकिन वहां से एक करेक्शन आया और प्राइसेस अभी लगभग 13,700 के आसपास हैं। ट्रेंड मेरे को इसका थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है।
14,000 के आसपास इसमें अक्टूबर वायदा टीएमसी में बिकवाली करके चलना चाहिए। जब तक 15,000 रुपए के ऊपर भाव नहीं निकल रहे हैं तब तक मेरे को लगता है 12,000 तक के टारगेट भी टीएमसी में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं जीरे की। अक्टूबर वायदा अभी 26,350 के आसपास है। इसमें भी बिकवाली का ही ट्रेड रहेगा। 26,600-700 की रेंज में ट्रेडर्स को बिकवाली करके चलना चाहिए। 27,300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया। ओवरऑल देखा जाए तो 25,000 से 24,000 तक के टारगेट मेरे को चार्ट पर जीरे में दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल मसालों में मेरे बिकवाली की ही राय रहेगी। जी ओके, तो खरीदारी यहाँ पर करने की राय फिलहाल नहीं है, लेकिन एक नज़र यहाँ पर डॉलर इंडेक्स पे डालेंगे, क्योंकि आज दिन की शुरुआत हमने यहाँ से आते हुए देखी थी और एक प्रेशर कमोडिटीज़ में काफ़ी हद तक डॉलर इंडेक्स की तेज़ी से भी बनता हुआ नजर आया है। नवनीत, यहाँ पर क्या सेंस है? बिकॉज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम ये बात कर रहे थे कि 100 का लेवल नीचे ब्रेक हो सकता है, वो तो हुआ नहीं, लेकिन 102 के आसपास ज़रूर पहुँच गए। वेल मैं तो बहुत फॉर्मली बिलीव कर रहा था कि 97 98 तक के स्तर हम देख पाएंगे डॉलर इंडेक्स में, और बार बार 100 एंड 100.02 के आसपास से घूमता हुआ नजर आ रहा है। मेरा मानना है कि अगर ये वॉर रिलेटेड डेवलपमेंट थोड़े से कूल ऑफ होते हुए नजर आएंगे, हमारे पास अभी भी 1 से 1.5 महीने का विंडो है बिफोर वी हेड टुवर्ड्स नेक्स्ट फेड कट और इलेक्शंस, तो एक वापस नीजक रिएक्शन आपको 100 के आसपास ला देगा डॉलर इंडेक्स को। तो बहुत ओवरटली बुलिश नहीं हूं जब तक 103 का स्तर नहीं निकलता है। टाइम एंड अगेन पुल बैक्स आते रहेंगे और वापस वहां से कंसोलिडेशन या कूल ऑफ आपको डॉलर इंडेक्स में देखने मिलेगा। तो बायस अभी भी बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव नहीं है। ऑल राइट, तो वो नंबर्स ऑफ कोर्स आप वहाँ पर वॉच करें, और काफ़ी कुछ है बाजार में देखने के लिए, काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स भी हैं, और जिस तरह की गिरावट आज इक्विटीज़ में देखने को मिली है, कम से कम कमोडिटीज़ में वो हाल यहाँ पर नहीं रहा। बहुत शुक्रिया नवनीत आपका और अमिताभ का भी साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।